हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 37 इश्क बुलावा। अब तक हमने देखा कैसे निराली के घर पर रुके निर्वाण और निराली के बीच कुछ अनकही सी आप बीती गुजर गई। वही यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक झरने के पास कार लगी हुई थी। वहाँ पर 2 टेंट लगे हुए थे जो काफी बड़े थे। उसके पास में ही कैंप फायर लगा हुआ था जिसके आसपास कुछ लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। उनके आसपास ऑर्डर किया हुआ खाना था, पिज्जा, जग, बर्गर, कोक, फ्रेंच फ्राइज, नुगेट्स और पास्ता। सब लोग उसे जंगल में एंजॉय कर रहे थे। ये पूरा का पूरा ग्रुप बेसिकली राहुल का था जो कि संजना और सारिका को भी लेकर इस जंगल में आ गया था। सारिका और संजना ये तो नहीं कह सकते कि एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए खाने पर टूट पड़ी थी। वही राहुल संजना से चिपक बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। वही वह लड़की सारिका के साथ थी और उसे खाना सर्व कर रही थी और सारिका भी बिना सोचे खाने पे ध्यान दे रही थी। थोड़ी देर में रात हो गई। अगली सुबह भार्गव मेंशन। निराली के रूम में निराली और निर्वाण एक दूसरे को हग करके सो रहे थे। निर्वाण का हाथ निराली के बालों में था तो दूसरे हाथ से उसके पेट से लपेट कर रखा। वहीं निराली भी आराम से निर्वाण से लिपट कर सो रही थी। निर्वाण की आंखें खुली तो उसे अपने आंखों के सामने निराली दिखी। उसे देखकर वो उसमें खो सा गया था। उसे ये भी अपना सपना ही लग रहा था, इसलिए वो बेफिक्र था। जब उसने देखा कि निराली की आंखों पर उसके बालों की लटे को अपने हाथों से पीछे किया और उसे निहारने लगा। प्यार उसके आंखों में साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें उसके लिए समर्पण की भावना से भरी हुई थी। निर्वाण, काश ये सपना हकीकत बन जाए और मेरी हर सुबह बिल्कुल ऐसी ही हो। हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे रा 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 रा। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। तेनू ताकंदा रवा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, पागल में खुद नू बानांदा रवा। तू हंसदी रावे में हंसांदा रवा, तेनू तकदारवा। हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। इतना नजर नजर दी गलवे, तू भी सुन ले जरा। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था रहना कोल तेरे। तेनू ताकंदी रवा, नैना विच तेरी में वसदी रवा। पागल में खुद नू बनांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा। तेनू तकदारवा। हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। इश्क दुआवा जाने कब आवे, इश्क दुआवा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। तेनू ताकंदा रवा, ताकंदा रखा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, हांसदा हांसदा हांसदा। पागल में खुद नू बानांदा रखा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा। ते तकदा रवा, तेनू ताकंदा रवा, ताकंदा रवा। बातों पे तेरी हांसदा रवा, हांसदा हांसदा हांसदा। पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा। तेनू तकदारवा। राहे हेरा हेरा रारा, हे हेरा हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हेरा रारा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे।
मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। तेनू ताकंदा रवा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हंसदी रावे में हंसांदा रवा, तेनू तकदा रवा। हे हेरा हे हेरा हेरा रारा, हे रा हे हेरा हे रा रा रा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। इतना नजर नजर दी गल वे, तू भी सुन ले जरा। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था रहना कोल तेरे। तेनू ताकंदी रवा, नैना विच तेरी में वसदी रवा, पागल में खुद नू बनांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा, तेनू तकदा रवा। हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। इश्क दुआवा जाने कब आवे, इश्क दुआवा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, राहे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। तेनू ताकंदा रवा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हंसदी रावे में हंसांदा रवा, तेनू तकदा रवा। हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। इतना नजर नजर दी गल वे, तू भी सुन ले जरा। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था रहना कोल तेरे। तेनू ताकंदी रवा, नैना विच तेरी में वसदी रवा, पागल में खुद नू बनांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा, तेनू तकदारवा। हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। इश्क दुआवा जाने कब आवे, इश्क दुआवा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। तेनू ताकंदा रवा, ताकंदा रवा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, हांसदा हांसदा हांसदा, पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा, तेनू तकदा रवा। तेनू ताकंदा रवा, ताकंदा रखा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, हांसदा हांसदा हांसदा, पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा, तेनू तदावा। राहे हे रा 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 रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हेरा हे रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। तेनू ताकंदा रवा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, मैं पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हंसदी रावे में हंसांदा रवा, ते तकदा रवा। हे रा है रा है रा रा रा, हे हेरा हे हेरा हे रा रा रा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहां दी। इतना नजर नजर दी गल वे, तू भी सुन ले जरा। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था रहना कोल तेरे। तेनू ताकंदी रवा, नैना विच तेरी में वसदी रवा, पागल में खुद नू बनांदा रवा,
तू हसदी रावे में हसांदा रवा, तेन्नू तकदा रवा। हे हेरा हे हेरा हेरा रारा, हे हेरा हे रारा रारा, हे हेरा हे हेरा हे रारा, हे हेरा हे हेरा हेरा रारा। इश्क दुआवा जाने कब आवे, इश्क दुआवा आवे जब आवे। मैं था कोल तेरे रहना, मैं था कोल तेरे रहना, मैं था बैठा कोल तेरे। ते ताकंदा रवा, ताकंदा रखा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, हांसदा हांसदा हांसदा। पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा। तेन्नू तदावा, तेन्नू ताकंदा रवा, ताकंदा रवा। बातों पे तेरी हांसदा रवा, हांसदा हांसदा हांसदा। पागल में खुद नू बानांदा रवा, तू हसदी रावे में हसांदा रवा। तेन्नू तकदा रवा। चैप्टर 38 घर जमाई बना लेते। अब तक हमने देखा कैसे निराली और निर्वाण एक दूसरे को हग करके सो रहे थे। जब सुबह निर्वाण की आंख खुली तो उसे अपने बाहों में निराली सोई हुई दिखाई दी। उसे अपना सपना समझकर वो उसे बेफिक्र होकर निहारने लगा। उसके गालों को चूमती उन लटों को उसके गालों से हटाते हुए उससे बातें करने लगा कि अगर मेरी हर सुबह इसी तरह तुम्हारी बाहों में हो तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। अब आगे। ये सब कहते हुए निर्वाण ने निराली के माथे पर चूम लिया। वो प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और सहलाते हुए ही उसे प्यार से देखने लगा। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पहले तो वो उसे इग्नोर नहीं कर देता है, लेकिन जब ऐसा फिर से होता है तो वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगते हैं तो वो हैरान रह जाता है। तो वो सच में निराली के कमरे में उसके बेड में उसे गले लगाकर सो रहा था। ओह माय गॉड, अगर वो उठ गई तो, और अगर यहाँ कोई आ गया तो। ओह गॉड, 1 मिनट में तो बेड के पास बैठा था ना, तो बेड पर कब आकर सो गया। चलो छोड़ो, में ही आया होगा। निराली और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है तो उसने खुद तो मुझे अपने पास नहीं सुलाया होगा। वैसे भी अब ये सब सोचने का समय नहीं था। कोई उसे यहाँ देखे उससे पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। ये सब मन ही मन सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर से निराली को प्यार से देखकर अपनी हिम्मत जुटाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर किस किया। निर्वाण, बाय स्वीट हार्ट, आई विल कम बैक सुन, लव यू। वो फिर बालकनी में चला गया और जैसे एक बालकनी से दूसरी बालकनी में आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के कुछ पल बाद निराली ने अपनी आंखें खोली। आप सब ही समझ रहे निराली कब से जगी हुई थी। कभी एक कमांडो रहने के नाते उसकी नींद काफी कच्ची रहती थी और एक बिजनेस वुमन होने नाते वो सूरज से पहले उठा करती थी। वही निर्वाण भी अपने सपनों के लिए जल्दी उठा करता था, लेकिन था तो वो एक 22 साल का नौजवान। वैसे देखा जाए तो निराली इस तरह से उससे 2 साल छोटी थी, तो वही निराली बसी उसकी आत्मा का अनुभव 32 साल की महिला और 2 जिंदगी जीने वाली लड़की की थी। इस हिसाब से वो खुद से 10 से 12 साल आगे की समझदारी रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा उसे अपने आधुनिक युग से आए अनुभवों से और पूरी कहानी पढ़ी होने से होता था। निराली का चेहरा जो अभी तक भाव से हीन था, अचानक उस पर एक प्यारी सी दिलकश मुस्कान आजती है। इसका कारण शायद निर्वाण की वो बातें हैं जो वो निराली से कहकर गया था। निराली की नजर जब अपने बाजू में घड़ी में गई तो उसमें 7:30 बजे हुए थे और ये वक्त इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्दी उठती। जब उसके दोस्तों ने आज उसे उठा नहीं पाया होगा तो उन्हें उसके लिए फिक्र होने लगेगी, इसलिए वो जल्दी से बेड से उठी और तैयार होने चली गई। अगले 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गई। अभी तक सारे लोग नहीं पहुंचे थे, शायद बहुत से तो उठे भी नहीं थे, मगर टेबल पर करण और विशाखा नाश्ता सर्व कर रहे थे। वही सिद्ध और कारवी सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। जब उन्हें निराली आती तब जाकर उन्होंने अपनी गर्दन सही की। कारवी,
लो आ गई डीबो, मैंने कहा था ना कि वो ब्रेकफास्ट करने के वक्त तक आ जाएगी। लो आ गई। उसकी बात पर करण और विशाखा ने सर ऊपर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा और जब उन्होंने उसे सच में आते देखा तो उन्हें राहत की सांस आई। वो एक परिवार की तरह थे। यहाँ आखिरी फैसला तो निराली का ही होता था, मगर माँ बाप की तरह ख्याल ज्यादातर करण और विशाखा रखते थे इन तीनों का। अब तक निराली भी नीचे आ चुकी थी। निराली सॉरी, वो कल रात कुछ ज्यादा देर काम कर लिया इसलिए आंख नहीं खुली। विशाखा ओह थैंक गॉड डिबो, वरना में तो डर गई थी कि तू बीमार ना पड़ गई हो। तू? निराली हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। वही उनके पीछे अब तक पूरा भार्गव और सूर्यवंशी परिवार जमा हो चुका था, लेकिन वो सब तो रोज की तरह ब्रेकफास्ट में बिजी थे। गीतांजलि जी, आज तक मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा, कितना प्यार है इनमें। सब लोग उनकी बात पर हाँ में सर हिला देते हैं और जाकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विशाखा, आप लोग इतने जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते, ऐसा हमें बटलर सर ने कहा था, इसलिए हम आपके लिए नहीं रुके। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विश्वनाथ जी ने उसे रोक दिया। विश्वनाथ जी, हाँ वो सही ही कह रहा था, वो तो उसी का फोन आया था कि आप लोग खुद खाना बना रहे हैं और उन्हें बनाने नहीं दिया, इसलिए हम तैयार होकर नीचे आने लगे। हमने ये जानने के लिए कि कोई दूसरा तैयार है या नहीं, सबको कुछ लोगों को कॉल किया ताकि हम तैयार होने तक वो नीचे आ सके, लेकिन सब एक ही वक्त पर नीचे पहुंचे। वैसे हमें नहीं पता नहीं था कि आजकल की यंग पीढ़ी इतनी जल्दी उठ जाया करती है। उनकी बात सुन निराली और उसकी टीम मुस्कुराने लगी। करण, कोई बात नहीं दादू, में और विशाखा रोज ही खाना बनाते हैं, आइए हमने आप सब के लिए भी नाश्ता बनाया है। काशवी जी, बेटा आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों के लिए ये सब तो हमें करना चाहिए था। करण, आंटी आप कैसी बात कर रही है, आप बेटा कह रही हैं और बेटे का तो फर्ज होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रिया, अगर तुम कमिटेड नहीं होते तो हम तो तुम्हें घर जमाई बना लेते। चैप्टर 39 डियर बॉस। अब तक आपने देखा कैसे निर्वाण को एहसास होता है कि वो सच में अभी निराली के रूम में है और कभी कोई उसे यहाँ देख सकता है तो वो जल्दी से जैसे आया होता है वैसे ही चला जाता है। उसके बाद निराली जो सोने का नाटक कर रही होती है वो जल्दी से उठकर तैयार होकर जल्दबाजी में नीचे चली जाती है। वहीं नीचे करण और विशाखा ने नाश्ता तैयार कर लिया था, वही सारी भार्गव और सूर्यवंशी फैमिली भी जमा हो जाती हैं। बातों में सुप्रिया जी के मुंह से निकल जाता है कि अगर करण कमिटेड नहीं होता तो उसे अपना दामाद बना लेती। अब आगे उनकी बात सुन भार्गव परिवार को जहां विशाखा की चिंता हो रही थी वही भार्गव ब्रदर्स और आदित्य जी को निर्वाण की भी चिंता थी। वही निराली की टीम में अभी भी हंसी का ही माहौल था, क्योंकि वो सब जानते थे कि करण के लिए निराली उसकी बहन जैसी थी, वही कारवी बेटी जैसी। वही जब सुप्रिया जी को अपने ऊपर सबकी ऐसी नजरें महसूस हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर तभी उन्हें करण की आवाज सुनाई दी। करण, बुआ जी डीबो मेरी बहन जैसी है और विश के लिए भी, तो अगर आप मुझे अपना दामाद बनाना चाहती है तो आपको विश को अपनी बेटी और सिद्ध और कारवी की तरफ इशारा करके और इन लोगों को अपने पर नाती। उसकी बात ने वहां फैला हुआ तनाव भरे माहौल को आसानी से हल्का कर दिया और इसलिए सब उसके कारवी और सिद्ध को परनाती कहने पर हंसने लगे। वही निर्वाण से जो डार्क ओरा निकल रहा था वो भी करण को निराली को बहन कहने से एकदम खत्म हो गया। वही ये बात जब उसके पास बैठे नील और सारांश जी ने महसूस की तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
नील धीरे से, भाई आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी होगी जिससे आपके ससुराल वाले आपको खुश होकर आपको अपना जमाई बना ले। उसकी बात सुनकर निर्वाण उसे घूरने लगा तो नील ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसका चेहरा घुमा लेने के बाद निर्वाण सीरियसली करण की तरफ देखने लगा। उसका खुशनुमा स्वभाव, सबका ख्याल रखने की आदत, अपनी पार्टनर का हमेशा साथ देना, इतनी कम उम्र में एक सक्सेसफुल लॉयर होना और इतनी बड़ी फर्म को चलाना। सुप्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो वैसे भी एक बेटी चाहिए थी। तो तय रहा कि विश आज से हमारी बिटिया है और तुम हमारे जमाई, और ये दोनों हमारे पर नाती क्यों है ना अभय जी? अभय जी, बिल्कुल प्रिया, जैसा आप चाहे। आहान देखा अहीर, हमें दो दो दीदी मिल गई। सब दादी बिल्कुल सही कहती थी, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उनकी बात सुन सब लोग मुस्कुराने लगे। वही विश के चेहरे पर एक बड़ी और आंखों में नमी। करण विश के पास जाता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से उसे सहलाता है। जब सब लोग उन्हें ऐसे देखते हैं तो थोड़े परेशान हो जाते हैं। काशवी जी, क्या हुआ बच्चा? आपको कुछ बुरा लगा? उनकी बात सुन सब और परेशान हो जाते हैं। करण, ऐसी बात नहीं है। फिर थोड़ा रुककर, वो दरअसल बात ये है कि विशाखा की फैमिली है और वो गांव में रहती है, मगर विशाखा आगे पढ़ना चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि उनके यहाँ लड़कियां इतना नहीं पढ़ती, और शादी कराने लगी। तब जब उनकी बात ना मानकर विशाखा पढ़ने के लिए शहर आ रही थी तो उन्होंने उसके सामने शर्त रख दी कि अगर वो इस घर से चली गई तो फिर उसका इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर भी जब विशाखा ने घर छोड़ दिया तो सबने उससे अपने सारे नाते तोड़ लिए। उसकी बात सुनकर सबको विशाखा के पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आखिर इतनी खूबसूरत, प्यारी और होनहार बेटी के साथ कोई ऐसा करता है? काशवी जी, तुम चिंता मत करो बच्चा, हम हैं ना, तुम आज से हमारा परिवार हो, तुम हमें मामी जी बुलाना। वही उनकी बात सुनकर निराली के चेहरे पर एक राहत नजर आई, जिसे सिर्फ निर्वाण ने देखा। इस कहानी की और एक पहलू था। असल में ओरिजिनल नॉवेल में विशाखा निराली की सीनियर थी और काफी अच्छी तरह से सक्सेसफुल भी थी, एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करती थी है। और ये बात जब गांव में पता चली थी तब वो लोग वापस आए थे, उसे अपने साथ ले गए। तब करण विशाखा से एक तरफा प्यार करता था जिसकी खबर विशाखा को बिल्कुल भी नहीं थी, और तभी वो लोग अपने मतलब के लिए शादी कराने की कोशिश की। जब लास्ट में विशाखा को पता चला कि उस इंसान की पहले से एक पत्नी थी जिसको बच्चा ना हो पाने के वजह से उसे मार दिया था। जब वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती थी तो उस लड़के ने विशाखा को भी टॉर्चर करके जान से मार दिया। लेकिन इस बार निराली ने उन्हें विशाखा तक पहुंचने लायक ही नहीं छोड़ा था और न इस बात का कोई सुराग छोड़ा था। चिंता मत करो, उन्हें मार नहीं दिया पर उससे भी बुरी हालत में छोड़ा। और आज जब निराली को एहसास हुआ कि उसे अपने साथ विशाखा के लिए भी परिवार है तो उसे बहुत अच्छा लगा। वही यही बात जब निराली को देख रहे निर्वाण के समझ में आई। उसके चेहरे पर निराली की ये खूबी देखकर और एक स्माइल आ गई। आदित्य जी, वैसे मैंने कल भी सुना था तुम सब लोग निराली को डीबो कहा था, मैंने डम्बो तो सुना है, ये डीबी क्या होता है? उनकी बात सुन सब समझ गए कि वो बात पलटने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाकी सबको भी इस बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी। करण, डीबो का मतलब डम नहीं है, बल्कि ये डियर बेस्टी का शॉर्ट फॉर्म है। अयान, क्या सच में? उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सिद्ध, हाँ सच में। और फिर धीरे से, नहीं इसका मतलब है डियर बॉस। चैप्टर 40, हमें तुम्हारी पोती का हाथ चाहिए। अब तक आपने देखा कैसे भार्गव और सूर्यवंशी परिवार निराली और निराली के दोस्तों को साथ घुल मिल गए थे और आज का ब्रेकफास्ट सब साथ ही कर रहे थे। तभी वहां पर सुप्रिया जी और अभय जी विशाखा को अपनी बेटी मानते हैं।
तब सबको विशाखा की कहानी पता चली तो उन्हें और भी बुरा लगा। वही जब निराली ने उन्हें इस तरह से उसे विशाखा को ट्रीट करते देखा तो उसे राहत महसूस हुई। वही निराली को अपने दोस्तों के लिए इतना सोचता देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। भार्गव मेंशन में अभी खुशियां ही खुशियां थी। बात बदलने के लिए जब आदित्य जी ने पूछा था कि तुम सब लोग निराली को डीबो क्यों कहते हो तो उन्होंने डियर बेस्टी का शॉर्ट फॉर्म है बता दिया, जबकि उसका मतलब डियर बॉस था। अब आगे सब लोग हंसी खुशी बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे और सब लोग करण और विशाखा की ढेर सारी तारीफ कर रहे थे। वही कुछ लोगों की निगाहें कुछ लोगों पर थी, जैसे निर्वाण की निराली पर और आदित्य जी और सारांश जी की निर्वाण पर। तभी उन्हें सारिका अंदर आते हुए मिली। सारिका एक अच्छे जंपसूट में थी। वही जब घर वालों ने उन्हें उसे बाहर से आते देखा तो हैरान हो गए। काशवी जी, सारिका आप बाहर से कहाँ से आ रही है? सारिका वो हमारी दोस्त है ना संजना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हमें जाना पड़ा, और तो और आप बिजी था इसलिए हम बिना बताए चली गई। जिस पर काशवी जी कुछ कहना चाहती थी मगर गीतांजलि जी ने सर हिलाकर मना कर दिया, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सारिका ने देखा कि कोई कुछ नहीं कह रहा था तो अब उसने भी कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की ओर चल दी। वहीं नीचे निराली और निराली की टीम सबसे विदा लेकर अपने अपने काम के लिए निकल गई। अब वहां पर सूर्यवंशी परिवार और भार्गव परिवार अभी मौजूद था। विश्वनाथ जी, हम भी और ना हमारे बच्चे किसी ने भी इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं की और इतनी सुबह शुर इतनी खूबसूरती से परिवार और काम दोनों को संभाला हो, और वो भी तब जब उनके पीछे माँ बाप या परिवार का कोई साया ना हो। अर्थव आप बिल्कुल सही कह रहे दादू, इन सब में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। 24 साल का बाद में निर्वाण और अयान 22 साल और अहीर, आहान और नील 20 साल। उनकी उम्र तो बिल्कुल इन्हीं की तरह है, फिर भी अपने दम पर वो कितने सक्सेसफुल है। मुझे पता चला है कि निराली को छोड़कर वो सब बस 20 साल के हैं और बिना किसी सपोर्ट के इतना हासिल करना सच में बहुत मेहनत की होगी, और निराली वो तो अभी बस 20 साल की है। उसकी बात सुनकर सब हामी भरते। वही यंग जनरेशन उनसे इंस्पायर हो जाती हैं, वही निर्वाण भी डिटरमाइन हो जाता है कुछ कर गुजरने के लिए ताकि वो निराली के लाइफ पार्टनर के तौर पर कहीं स्टैंड कर पाए, और अपनी चॉइस पर प्राउड फील हो रहा था। तभी भार्गव खानदान के मेंशन के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उससे जस्ट पहले वहां से हमेशा की तरह 2 गाड़ी में निराली और उसकी टीम गई थी। उनमें से 2 गाड़ियों से हाथों में कुछ थाल लिए कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आए। वही एक बीच खड़ी कार से कुछ लोग निकले और भार्गव परिवार के मेंशन की तरफ चले गए। अंदर जाकर भार्गव परिवार के गार्ड्स ने जब उनसे उनके आने के बारे में पूछा तो उन गार्ड्स ने रॉय परिवार का नाम लिया। जब उस गार्ड ने ये बात घर के अंदर बताई तो सब लोग हैरान हो गए और अपना अंदाजा लगाने लगे कि उनके आने का कारण क्या होगा। वही सारिका जो निराली के जाने की बात सुनकर बाहर आई थी, जब उसने ये बात सुनी तो वो जल्दी से कमरे भाग कर गई, तैयार होने गई। असल में ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से सारिका को हमेशा से तंश से प्यार था, और ये एक कारण भी जिस वजह से वो निराली से नफरत करती थी, क्योंकि निराली को भी तंश से प्यार हो जाता है। लेकिन अब भले ही सारिका को तंश से प्यार हो मगर निराली को नहीं था। वहीं नीचे हॉल में पूरा रॉय परिवार, भार्गव परिवार और सूर्यवंशी परिवार के साथ बैठा हुआ था। विश्वनाथ जी कैसे आना हुआ जी आपका? एक बूढ़ा आदमी जो कि विश्वनाथ जी की ही उम्र का था। आदमी, अरे कैसी बात कर रहे हो, दोस्त को आप बुला रहे हो? विश्वनाथ जी, अच्छा दोस्त हो तो इतने बार बुलाने पर क्यों नहीं आए, तो आज क्यों आए? वो मिस्टर कैलाश रॉय बता दीजिए जरा। कैलाश जी, अरे कैसी बात कर रहे हो विश्व, जरा तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए नहीं आ पाता, लेकिन आज जरूरी था इसलिए आना पड़ा। अब सबसे ये सस्पेंस सहन नहीं हो रहा था, इसलिए गीतांजलि जी ने डायरेक्ट पूछने का तय किया।
तभी सब लोगों को ऊपर आती सारिका दिखी तो भार्गव परिवार का मुंह खुला का खुला रह गया। वही रॉय फैमिली नजर भी वही चली गई। असल में हमेशा शॉर्ट ड्रेस पसंद करने वाली सारिका ने सलवार सूट पहना हुआ था। असल में तो वो उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनना चाहती थी, पर ना उसे पहन ना आती थी ना उसके पास साड़ी थी। वही भार्गव परिवार ने सामने रॉय परिवार को देखकर अपना मुंह बंद कर दिया, जबकि सूर्यवंशी परिवार को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गीतांजलि जी, आप अचानक यहाँ कैसे? अब तक चाय पानी परोस दिया गया था, सब उसका आनंद उठा रहे थे। कैलाश जी की बीवी सौम्या जी उनकी मुस्कुराते हुए देखती है। सौम्या जी, वो दरअसल बात ये है गीतांजलि की, हमें तुम्हारी पोती का हाथ चाहिए अपने पोते तंश के लिए। उनकी बात सुन सब लोग अपनी चाय नीचे रखकर खांसने लगे। चैप्टर 41। तो मैं आपका वेट क्यों करूं? अब तक हमने देखा कैसे भार्गव मेंशन में रॉय परिवार आया हुआ था। वहां पर सूर्यवंशी जब ही मौजूद थे, वही सारिका भी घर आ चुकी थी, जबकि निराली और उसकी टीम अभी कुछ वक्त पहले काम के लिए निकल चुकी थी। गीतांजलि जी के रॉय परिवार को यहां आने का कारण पूछने पर आपकी पोती का हाथ मांगने आए हैं, ऐसा आया। अब आगे वहां बैठे सबको इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो तब ही आ गया था जब उन्होंने उनके बॉडीगार्ड्स के हाथों में शगुन के थाल देखे, और उनका अंदाजा सही रहा। जवाब वही आया जिसका अंदाजा उन लोगों ने पहले लगाया था। जहां सारिका के मन में लड्डू फूट रहे थे, तो वही आदित्य जी और सारांश जी को टेंशन हो रही थी। वही अथर्व, अयान और नील का ध्यान निर्वाण पर था, जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। भार्गव परिवार अच्छे से समझ चुका था कि यह रिश्ता किसके लिए आया होगा, मगर वो निराली के लिए एक प्ले बॉय नहीं चुन सकते थे। और यही कारण था जब ओरिजिनल नोवेल में निराली और तंश की शादी तय हो गई थी, मगर इस बार निराली वहां से निकल गई क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता पार्टी के अगले दिन आया था, और तब निराली भी तंश को पसंद करती थी मगर तंश नहीं। तब ये पारिवारिक संबंध था, मगर अब निराली को वो पसंद नहीं था। मगर इससे पहले कोई कुछ बोलता तब तक सारिका हाथों में चाय का ट्रे लेकर सबको चाय देने आ गई। कैलाश जी, बच्ची तो काफी संस्कारी है। उनकी बात सुन अब सब क्या बोले किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गीतांजलि जी जी। सौम्या जी, तो बच्ची से भी पूछ लेते हैं, या फिर वक्त चाहिए हो तो वह भी बता सकती है। क्यों, बच्चा पसंद है हमारा तंश आपको? सारिका, जैसा बड़े चाहे वैसा ही होगा। उसकी बात काफी बनावटी लग रही थी, लेकिन सब समझ गए थे कि उसे तंश पसंद था। इस पर सिर्फ और सिर्फ सरस्वती जी को डाउट था, और बढ़ गया क्योंकि जिस लड़की की तंश बात कर रहा था उसने उसे रिजेक्ट किया था और बेइज्जत भी। लेकिन ये लड़की तो शादी के लिए झट से मान गई थी। लेकिन सोचने वाली बात थी कि अगर वो ये लड़की नहीं थी तो भार्गव जी के यहाँ कर क्या रही है। यही सोचकर उन्होंने खुद को शांत रखा हुआ था। वही कैलाश जी और सौम्या जी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि पार्टी में क्या हुआ था, इसलिए उन्हें सारिका के यहाँ पर बहुत खुशी हुई। उसकी बात सुनकर जहां सूर्यवंशी जी की टेंशन कम हो गई, वही भार्गवज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारिका ने एकदम से सबको किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया था। गीतांजलि जी का तो मन कर कि कह दे सबसे कि वह भार्गव उसकी कुछ नहीं लगती और जो करना हो आप इसके साथ कर सकते हैं, मगर वह ऐसा नहीं कह सकती थी। गीतांजलि जी, क्या आप सारिका से अपने पोते तंश की शादी करना चाहते हैं? कैलाश जी, यह कैसी बातें कर रही है गीतांजलि भाभी, हमने कहा तो सही हमें यही चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि बचपन में जब आपके परिवार ने हमें वह वादा किया था कि जब हम चाहे वह आप कोई भी एक चीज जो आपके पास में होंगे वह देंगे, शायद अब यह वक्त वही है। उनकी बातें पूरी होती उससे पहले सरस्वती जी, जो उनकी बहू थी, रोकते हुए कुछ कहना चाहती थी। सरस्वती जी, वह मगर
सौम्या जी, सरस्वती कैसी बात कर रही हो, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते, भूल गई हो क्या? सरस्वती जी, माफ करना माँ, वो गलती से हो गया। उन्हें अच्छी से तो याद नहीं था, लेकिन जिस लड़की से तंश शादी करना चाहता था, इसका नाम स से नहीं न से शुरू होता था। सौम्या जी, जी हाँ, हम यही चाहते हैं। हमारे पोते से भी हमारी बात हो चुकी है, तो आप हाँ कर दे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पोती को भी कोई ऐतराज होगा। विश्वनाथ जी एक बार गीतांजलि की जी की तरफ देखते हैं और फिर सर हाँ में हिलाते हैं। विश्वनाथ जी, ठीक है, फिर जैसे आप लोग चाहे वैसे भी वो तो सुना ही होगा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उनकी बात पर रॉय परिवार हंसने लगता है, तो वही भार्गव परिवार भी मुस्कुरा देता है, तो वही सूर्यवंशीज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था जब से बात सारिका को लेकर हो रही थी, ना कि भार्गव खानदान की पोती राजकुमारी या बेटी, कुल मिलाकर कहा जाए तो निराली के बारे में नहीं हो रही थी, इसीलिए वह रिलैक्स थे। सौम्या जी, अब जब रिश्ता पक्का ही हो गया है तो क्यों ना शगुन कर दिया जाए। काशवी जी, जी जी बिल्कुल, काशवी जी को तो ये सब जो इतनी जल्दबाजी में हो रहा था वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर जो उनकी सास बोल रही है वो कर रही थी। उनकी बात सुनकर सरस्वती जी सारिका को खानदानी कंगन पहनती है और टीका लगाकर वह थाले देती है। ऐसे ही एक एक कर कुमकुम लगाकर सारी थाले सारिका को भेंट के रूप में दे जाती है। वही सूर्यवंशीज सोच रहे थे कि अच्छा हुआ निराली यहाँ पर नहीं है। वही भार्गव जी को समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वह सही था या नहीं। तो वही रॉय फैमिली और सारिका बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद रॉय फैमिली सबसे विदा लेकर भार्गव मेंशन से चले जाते हैं। एक एक कर सूर्यवंशीज भी चले जाते हैं और उनके जाने के बाद थोड़ी देर में भार्गव परिवार में भी सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वही सारिका संजना को साथ लेकर शॉपिंग के लिए जाने का प्लान बनाती है। वो फोन करती मगर संजना उठाती नहीं है, इसलिए सारिका उसके घर जाने के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ टेक्स्ट ऑफ डेकोर के ऑफिस में विशाखा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी। ये प्रोजेक्ट 4 डिफरेंट पार्टीज और 2 देशों के बीच था, लेकिन अभी तक एक पार्टी पहुंची ही नहीं थी, जिस पर शुरुआत में सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, मगर जब विशाखा ने बिना उनका वेट किए ही मीटिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि कैसे कुछ वक्त देरी से आने की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से निकाला जा सकता है। विशाखा ने भी कड़े लहजे में कह दिया कि उसके पास वक्त नहीं है किसी के ऊपर बर्बाद करने के लिए, अगर आप लोग के पास है तो आप यहाँ से शौक से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। विशाखा, तो ठीक है, आप सब वक्त की कदर करना जानते हैं, इसलिए मीटिंग आगे बढ़ाई जाए, और इसी तरह मीटिंग आगे बढ़ा दी जाती है। तभी कुछ लोग मीटिंग रूम में इंटर करते हैं और जब देखते हैं कि मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो उनके लीडर को गुस्सा आता है। लीडर, सीईओ, क्या आप सब कुछ वक्त के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते थे? विशाखा उस इंसान की तरफ मुड़कर देखती है और उसे घूरने लगती है, तो वो इंसान थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। विशाखा, क्या आप मेरी डेट है? सीईओ, पटेल जी। विशाखा, मैंने पूछा क्या आप मेरी डेट है? सीईओ पटेल, जी जी नहीं। विशाखा, तो फिर मैं आपका वेट क्यों करूं? उसकी बात सुनकर सब ना चाहते हुए भी हंसने लगते हैं। क्या लगता है क्या होगा, इस रिश्ता किसके साथ पक्का हुआ है ये जब तंश को पता चलेगी? क्या होगा जब सारिका को पता चलेगा कि असल में रिश्ता किसके लिए भिजवाया है और किसकी लगने वाली है वाट जो विशाखा से भिड़ने आया है? गाइस, थैंक यू आप सब के सपोर्ट के लिए, और आपको कहानी कैसी लगी बताते रहिए। चैप्टर 42, आई सैड गेट लॉस्ट।
अब तक हमने देखा एक तरफ तंश जिसने अपनी मां के हाथों निराली के लिए रिश्ता भेजा था, वहां निराली की जगह गलती से सारिका से रिश्ता फिक्स हो गया था और इससे सारिका बहुत खुश थी। वही टेक्स्ट ऑफ डेकोर में विशाखा एक मीटिंग में बिजी थी जहां एक पार्टी लेट आती है और फिर विशाखा और वहां आए लोगों पर इंतजार न करने के लिए नाराजगी जताते हैं, जिस पर विशाखा उन्हें अच्छी खासी बेइज्जती का एहसास करवाती है। अब आगे। सीईओ पटेल, ये आप किस तरह से बात कर रही है मिस विशाखा? यहाँ सब लोग अपनी अपनी कंपनी के सीईओ है, पर आप सिर्फ कंपनी वाइस प्रेसिडेंट है। आप तो उस कंपनी को अपनी भी नहीं कह सकती। तो ऐसे मौके पर जब आपकी कंपनी की सीईओ को यहाँ मौजूद होना चाहिए तो वो यहाँ नहीं है, और आप इस तरह से कंपनी में आए लोगों के साथ पेश आते हो। यहाँ तक आपको तमीज से बात तक नहीं करनी आती। इस बारे में जब कंपनी के सीईओ पता चलेगा तब आपके लिए अच्छा थोड़ी होगा। उसे घूरते हुए कब से उसकी बकवास सुन रही विशाखा अचानक से हंसने लगी। यह देखकर पटेल को धक्का लगा। वही बाकी 3 पार्टियां नॉर्मल थी, उन्हें इस कंपनी के साथ काम करने आदत थी। वो जानते थे कि बिना किसी महत्वपूर्ण विषय के वो सीईओ से नहीं मिल सकते, और वो विशाखा की काबिलियत, पहुंच और पावर को अच्छे से पहचानते थे। विशाखा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस अद्भुत ज्ञान से अवगत कराने के लिए धन्यवाद। मगर हम जानना चाहेंगे कि वक्त की कदर कैसे की जाती है। इसकी कोई कक्षा आप हमसे लेना पसंद करेंगे? और अगर हाँ तो हमें ये बताते हुए खेद है कि ऐसी कोई कक्षा का आयोजन हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन आपकी निजी आवश्यकता को देखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम ये प्रबंध कर सके। अभी के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी तमीज और तहजीब पसंद आई होगी। उसकी बात सुन पटेल विशाखा मुंह देखता रह गया। विशाखा एकदम सही उच्चारण के साथ शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही थी, पर उसकी आवाज में अलग ही अथॉरिटी थी। बाकी सबका तो जोर जोर से हंसने का मन हो रहा था, मगर वो विशाखा के सामने कोई गलती नहीं करना चाहते थे। पटेल विशाखा, हम भी इस प्रोजेक्टर लोग समझ रहे थे कि वो भी शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे हो नहीं पा रहा था। का हिस्सा है और आप हमें अपने बॉस के परमिशन के बिना नहीं निकाल सकती। विशाखा, अरे महोदय, हम डर गए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सब विशाखा ने इतने भोलेपन से कहा था कि पटेल ने सच में विश्वास कर लिया था। आखिर हर कोई अपने बॉस से डरता है, मगर उसे क्या पता था कि वो तो उसकी डीबो थी, मतलब डियर बॉस। पटेल, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसकी बात सुनकर विशाखा फिर से हंसने लगी। अब इस बार बाकी सब के साथ पटेल को भी डर लग गया। विशाखा, बिना बुद्धि के प्राणी, हमारी मल्लिका यानी अध्यक्षिका इस बात से अच्छे से परिचित है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं। उसके लिए आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो कृपया हमें बताएं, आपके लिए अनुवादन भी प्रस्तुत है। आई सैड गेट लॉस्ट। उसकी आवाज इस बार बहुत कोल्ड थी, इसलिए पटेल ने बिना कुछ बोले रूम छोड़ दिया। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो गई। तभी थे एक कंपनी की सीईओ थोड़ा आगे खड़ी हो जाती है, वही उसके पीछे 2 मेल सीईओ। वही पीछे वाले 2 सीईओ उस महिला को कुछ इशारा कर रहे थे। वही वो महिला हिचकिचा रही थी। वही बात विशाखा ने नोटिस कर ली। विशाखा, आप कुछ पूछना चाहती हैं जागृति? जागृति, वो वाइस प्रेसिडेंट विशाखा, हम अब 4 नहीं सिर्फ 3 पार्टीज है तो। इतना कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन विशाखा उसकी बात समझ गई। विशाखा, हम डोंट वरी, कल ही नई पार्टी ज्वाइन हो जाएगी। हमारे पास लोगों की कमी नहीं है और ना वो पटेल हमारे खिलाफ कोई खेल खेल पाएगा। उसकी बात सुनकर उन तीनों सीईओ के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। उन्हें विशाखा और टेक्स्ट ऑफ डेकोर पर पूरा भरोसा था। उनके जाने के बाद विशाखा की असिस्टेंट उसे देखने लगती है। विशाखा,
समृद्धि, क्या कुछ कहना चाहती हो समृद्धि? वो मैम, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि जब आपके पास उसे यहाँ से बाहर फेंकने की पावर पहले से है तो आपने पहले ही उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? उसकी बात पर विशाखा मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देख समृद्धि चिढ़ गई। उसे चिढ़ा देखकर फाइनली विशाखा ने मुस्कुराना बंद कर दिया। विशाखा, सच तो ये है कि आज की तारीख में हमारे पास ये सारी पावर है और हम ऐसा कर भी सकते हैं। हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मगर इस तरह से काम करने से हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। भले ही वो अभी ना हो, लेकिन इसका हमारे भविष्य पर इसका असर जरूर दिखेगा। अगर हम लोगों को बिना गलत शब्द इस्तेमाल किए, बिना अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किए उनको उनकी सही जगह दिखा सके और बाकियों को सही रास्ता, तो हमें धैर्य से हमें वही काम करना चाहिए। अब इस ऑफिस में फिर से कोई भी यही गलती नहीं दोहराएगा। उसकी बात सुनकर समृद्धि इम्प्रेस हो गई। समृद्धि, तो क्या इसलिए इस कंपनी में आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ? किसी ने कंपनी को धोखा नहीं दिया? विशाखा, वो कोई दे भी नहीं सकता। हमारे बॉस की नजरें नहीं और कैमरा भी नहीं, स्कैनर है स्कैनर। उनकी बास जैसी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। अब बस हाँ, बातें बहुत हो गई, अब काम पर ध्यान दो। इतना कहकर वो पटेल की जगह किसी और अरेंज करने काम में लग गई। कुछ 15 मिनट 17 सेकंड के बाद विशाखा सब कुछ अरेंज कर चुकी थी। समृद्धि मैम, लंच का टाइम हो गया है, आपके लिए लंच ऑर्डर कर लूं? विशाखा, डोंट वरी, मैं सीईओ के ऑफिस जा रही हूँ, ये सब रिपोर्ट करने वही लंच कर लूंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।